हेलो एंड वेलकम टू द प्रिंट। आई एम सुशील मानव। आज हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी बीरेंद्र सिंह का नाम पूरे देश में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हरियाणा के बांगड़ एरिया से आते हैं। बड़ी युवा एज में 1977 में पहली बार कांग्रेस से एमएलए चुने गए। ये इमरजेंसी के बाद का पहला इलेक्शन था जिसमें कुल 3 कांग्रेस के विधायक चुने गए थे, उनमें से एक थे। 1982 में मंत्री बने, कांग्रेस के साथ लगातार रहे। इस बीच 2014 में किसी वजह से ये बीजेपी में चले गए थे। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे और अभी कल ही इन्होंने कांग्रेस में वापसी की है। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में, इनके कांग्रेस को अलविदा करने के बारे में, वापस आने के बारे में, राजनीति के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, सभी मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब। चौधरी साहब, कल जब आप कांग्रेस में आपने ज्वाइन किया तो मैं आपका भाषण सुन रहा था। आपने एक बड़ी बात कही कि ये मेरी सिर्फ घर वापसी नहीं है, ये विचारधारा की वापसी भी है। तो कृपया थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आपका क्या उससे मायना था? उससे मायना सीधा सीधा ये है कि कांग्रेस पार्टी का अपना एक विचारधारा है, एक अपनी सोच है, और भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी एक सोच है। मैं जिस वक्त फैसला कर रहा था कि कांग्रेस छोड़ के मेरे को जाना है, तो मैं ये सोचता था भारतीय जनता पार्टी में बहुत मुश्किल होगा मेरे को अपने आप को एडजस्ट करना, क्योंकि विचारधाराओं का फर्क है। लेकिन मन में ये भी बात थी कि विचारधारा के मामले में शायद थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, उससे कोई थोड़ी बहुत हम सहमति बना सकते हैं, एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, चाहे मैं मंत्रिमंडल में बैठ के देखा हो, चाहे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देखा हो, बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आया मेरे को। और वो फ़र्क इतना था कि मेरा फिर आहिस्ता आहिस्ता उस फ़र्क से मुझे लगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में अपना कोई योगदान नहीं दे सकता, और ना ही मैं जिन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ राजनीति में, उनके हितों की भी मैं पूरी रक्षा नहीं कर सकता। नहीं, वही जो आपने कहा ना कि विचारधारा में ऐसा फ़र्क जिसमें मैं वहाँ पे आपको लगा कि मैं वहाँ पे नहीं काम कर पाऊँगा, वो बेसिकली अगर आप कुछ इलेबोरेट करें कि वो बड़ा फ़र्क क्या है विचारधारा में? देखिए, एक तो बड़ा फ़र्क ये है कि मेरा लालन पालन 2 तरीके से हुआ। एक तो आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव मेरे परिवार में, मेरे से नहीं, मेरे बुजुर्गों से, मेरे दादा, मेरे पिताजी और मेरी माता जी के साइड से मेरे नाना, ये सब स्वामी दयानंद की आर्य समाज की जो देन है हमारे उत्तरी भारत को, खास तौर पे पंजाब, उस वक्त हम भी पंजाब का हिस्सा थे। ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी बात थी कि धर्मांधता से दूर रह के, धर्म अपने आप में रख के हम अपना जीवन कैसे बिता सकते हैं। और उसमें जो उनकी शैली थी वो दर्शाती थी कि जैसे पोपडम है, यानी मंदिरों में और फिर मंदिरों में धर्म की व्याख्या अपने अपने तरीके से जो पुजारी या जो भी धर्म को सिखाने वाले लोग हैं वो करते हैं, उनसे बच के हम धार्मिक कैसे रहें। और उसी के माध्यम से धर्मांधता से निकलने में हरियाणा की खास तौर पे जनता को 125-150 साल में एक बहुत बड़ी देन है ये।
और मैं इसलिए इस बात का पक्षधर हूँ कि धर्म आर्य समाज जो सिखाता है वो ज़्यादा मर्यादित है, ज़्यादा स्वीकार्य है और ज़्यादा सबको अच्छा लगता है। तो एक तो ये थी सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, और कार्डर बेस्ड पार्टी को मैं रेजिमेंटेड पार्टी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। और भी हैं दूसरी पार्टियां, लेफ्ट पार्टीज भी हैं ऐसी। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चलती है और उसकी कोई बाध्यता नहीं है, कोई रेजिमेंटेशन नहीं है। कांग्रेस में जो आता है वो भी स्वीकार्य है, और जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से कर सकता है वो भी स्वीकार्य है। भारतीय जनता पार्टी में ये दोनों चीजें मिसिंग है। और मिसिंग होने का मतलब ये कि पार्टी का ज्यादा सोच आरएसएस की पद्धति पे आधारित है, और उसका मोटा मोटा मैं अगर आकलन करूं तो ये कि भाई जो हम बोलते हैं वही ठीक है, आम कार्यकर्ता को कोई उससे अलग हटके बोलने का नहीं, और ना ही कोई उसके ऊपर कोई अपनी आर्गुमेंट करने का। तो ये जो दोनों चीज़ें थी, इनसे मेरी कभी सहमति नहीं बनी, और इसीलिए मैंने अंततः ये भी पाया कि इनकी वजह से नुकसान क्या है देश को या समाज को, वो भी आपके सामने, चाहे किसान आंदोलन की बात आई, चाहे इवन जाट आंदोलन की बात आई, और उसके बाद जिस तरीके से, जिसको फ्रीबीज बोलते हैं, ये इनकी महारत भी बीजेपी को ही है। और उससे मैं ये समझता हूँ कि समाज को एक तरह से रोकने का प्रयास है, जो समाज स्ट्रगल कर रहा है, जो जस्ट टू कम अप इन लाइफ, कि आप ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं, हम आपको मरने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ देते रहेंगे, लेकिन इतना भी नहीं उनके मन में कि तुम पूरे तौर पे अपने जीवन को तेजी से आगे बढ़ा के एक संपन्न व्यक्तित्व बना सको। ये चीज़ें हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से मुझे बहुत बड़ा अंतर नज़र आया। आपने पिछले साल 2 अक्टूबर को एक रैली की थी, मेरी आवाज़ सुनो जी। उसमें जो आपका मुख्य मैसेज तो यही था कि अगर बीजेपी का हरियाणा में जेजेपी के साथ समझौता जारी रहता है तो मैं कांग्रेस में नहीं रहूँगा। मगर जब आपने पार्टी छोड़ी, आपसे मैं जब आपकी छोड़ने की बात कर रहा हूँ तो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह आईएएस ऑफिसर और जो इस वक्त हिसार से एमपी हैं, जब उन्होंने पिछले महीने में जब पार्टी छोड़ी, वो ऐसा वक्त था जब लोग दूसरी पार्टियां छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ रहे थे। और हालांकि हमें पत्रकारों को लगता है कि वो एक ऐसा पॉइंट साबित हुआ कि उसके बाद राजनीति में हम सभी ने देखा कि बहुत ज़्यादा बदलाव आए हरियाणा में। तो क्या हम माने कि आपका बीजेपी छोड़ के वापस कांग्रेस में आना, क्या वो जेजेपी के साथ समझौता कारण है, या जो अभी आपने कारण गिनाए हैं वो हैं? देखिए, वो कारण जो है वो राजनीतिक कारण है। एक आपका आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस है वो एक अलग चीज़ है। जो पॉलिटिकल रीज़न है, राजनीतिक जो कारण है, उसमें सही बात है जो आपने कही कि 2 अक्टूबर को मैंने जो लोगों का इकट्ठ किया, वो एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि बिना झंडे के और बिना डंडे के और बिना किसी पार्टी के और बिना किसी ये कहे कि कौन नेता हैं, ये सिर्फ हमारे साथियों ने एक बहुत बड़ा इकट्ठ किया था। और उसमें ये बातें भी कही थी जो जिनका मैंने कहा कि विचारधारा की बात, लेकिन मैंने मुख्य तौर पर ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन से ये कह रही है कि हम जेजेपी से अपने संबंध विच्छेद करेंगे, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बोलता था कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का जो गठबंधन है, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। और इलेक्टरल अगर कोई इनका अलायंस होएगा
तो वो और भी भयानक रूप से नुकसान करेगा। और मेरी बात को मानते थे ये, लेकिन यही बात के अगले महीने तक देख लेंगे, राजस्थान का इलेक्शन अभी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तो बिल्कुल तय है हम इनको अलग कर देंगे। लेकिन ऐसा किया नहीं और ऐसा हुआ नहीं। और फिर मैंने ये कहा था 2 अक्टूबर को 2023 को कि अगर अलायंस रहेगा तो वीरेंद्र सिंह और उसके साथी बीजेपी में नहीं रहेंगे। आप बीजेपी में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में 5 साल मंत्री रहे, 2014 से 2019 तक। उससे पहले आपने कांग्रेस के शासन में भी मंत्रियों के काफ़ी करीब रहे, चाहे वो मनमोहन सिंह जी के 10 साल रहे हो या उससे पहले भी राजीव जी, हाँ, राजीव जी के समय में भी। तो आपको नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की जो पावर्स हैं और जो फंक्शनिंग है और एक एक उनको काम करने की कितनी लिबर्टी होती है इसमें, और जो कांग्रेस के समय में मंत्रियों को, तो उसमें क्या फ़र्क पाते हैं, क्या डिफरेंस आपको लगता है? वही डिफरेंस जो आइडियोलॉजिकल मैंने बताया। और मैंने खुद महसूस किया कि मैं एक कैबिनेट मंत्री, और मेरे पास बहुत विभाग भी ऐसे थे, मंत्रालय, चाहे वो ग्रामीण विकास का था, चाहे वो राजस्व का था, चाहे पीने के पानी, ड्रिंकिंग वाटर, और सफाई जो बहुत बड़ा अभियान भी चला उसका। इन बातों को मैं अपने तरीके से सरअंजाम देना चाहता था। और कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि रुकावट आती थी। और रुकावट की भी देखिए कुछ सीमाएं होती हैं। और जब हमने ये महसूस किया कि मंत्रिमंडल में होते हुए हम कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे हमारा अपनी सोच और मेरे मंत्रालय की सोच फाइनल है, उसके बाद कोई उसको दूसरों से सुनना नहीं होता या मंजूरी नहीं लेनी होती, वो चीज़ें भी किसी न किसी कारण रुकती थी। और रुकती इसीलिए थी कि रेजिमेंटेड सिस्टम में उसका प्रभाव आपके गवर्नेंस पे भी जाता है। और गवर्नेंस पे जाएगा तो नेचुरली कहीं ना कहीं मंत्री को इस बात का एहसास होगा कि तुम्हें पूरी स्वतंत्रता से काम करने का कहीं ना कहीं रुकावट है। तो क्योंकि अभी जितनी भी सरकार की पॉलिसीज़ होती हैं, या यूँ कहें कि सरकार का और पार्टी का जो फेस है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी को। तो मेरा ये पूछना था कि जो मंत्री हैं उनको पॉलिसी मेकिंग में कहीं कोई स्वतंत्रता है या वो सब कुछ ऊपर से तय होता है? बस बता दिया कि जिस सिस्टम में आपके विचारधारा जैसे व्याख्या करती है, उसी प्रकार से उसकी व्याख्या आपकी गवर्नेंस में भी है। और गवर्नेंस में यही है कि जो है वो देखते जाओ और उसी के अनुसार करते जाओ। आपका अपना योगदान ये हो कि आप एक एफिशिएंट तो हो, लेकिन आपकी अपनी सोच उसके अंदर कहीं हिस्सेदारी करना चाहो तो उसमें आपका इतना बड़ा योगदान आप नहीं कर सकते। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि जब आप बीजेपी में गए, आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम थे उस वक्त भी, और ख़ास तौर पे आपके साथ एक लीगेसी है कि आप जो चौधरी छोटू राम जी उनके परिवार से हैं, और एक जो एग्रीकल्चरिस्ट जो समाज, कृषक समाज है, उसमें आपका बहुत बड़ा सम्मान है, नाम है। तो क्या, जैसे इन्होंने 3 कंट्रोवर्शियल कृषि कानून बनाए जो बाद में वापस लेने पड़े, तो क्या उस वक़्त वो जब वो फ्रेम हुए होंगे, जब उस पे बात चर्चा चली होगी, तो कहीं आपसे भी कहीं विचार विमर्श किया गया था उसमें? नहीं, कभी कोई विचार विमर्श। खैर उस वक्त तो मैं मंत्री भी नहीं था जी, ये 2019 के बाद की घटना है जी। लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि किसी से भी, किसान नेताओं से भी नहीं, और तो और शुरुआती अगर आप दौर देखो तो जो किसान मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का,
वो भी इन कानूनों के विरोध में अपनी छोटी मोटी आवाज उठा रहा था। तो इसका मतलब उनसे भी नहीं पूछा गया, दूसरों से तो पूछने की बात ही छोड़ो। अच्छा, एक सवाल ये है कि बीजेपी अक्सर कांग्रेस के ऊपर जो सबसे बड़ा वार करती है वो परिवारवाद का है, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में अगर शीर्ष पे भी देखें तो एक परिवार ने लंबे समय तक राज किया। आज भी उसी परिवार से एक बड़े नेता जो हैं, और स्टेट्स में भी डायनेस्टीज़ हैं, और आप खुद भी एक, आपके नाम से भी एक डायनेस्टी तो कह सकते हैं, क्योंकि आप भी 5 बार विधायक रहे, आप मंत्री रहे, आपके बेटे एमपी बने, आपकी मेरे धर्मपत्नी पिताजी भी MLA बनी, एमएलए आपके थे, पिताजी भी रहे। मिनिस्टर थे, तो और एक मेरे मामा थे, वो 3 बार के विधायक थे, 1 बार के एमएलसी थे, पंजाब जब इकट्ठा था, और स्पीकर थे, हरियाणा बनने के बाद स्पीकर भी बने। और छोटू राम जी के बारे में तो आपको ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। तो मेरा ये पूछना था कि आप परिवारवाद को राजनीति में कैसे देखते हैं, और दूसरा, जब आपके वहाँ रहते हुए बीजेपी के बड़े नेता परिवारवाद के कारण टारगेट करते थे कांग्रेस, तो आपको कैसा उसमें महसूस होता था? देखिए, टारगेट करने की तो और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। अगर मैं आपको कहूँ, जैसे इमरजेंसी का एक दिन जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आके भी और सरकार से पहले भी शायद उसको बहुत बड़े पैमाने पे उसको एक आंदोलन के रूप में मनाते हैं कि वो उससे बड़ा आघात भारत के प्रजातंत्र पे कभी नहीं हुआ। और ज़्यादातर वो कांग्रेस को, खास तौर पे इंदिरा गांधी जी को दोषी मानते हैं। तो मैं इसलिए कि आपने परिवारवाद की बात कही, मेरे को फ़ोन आता था, बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के उस समय के, और वो ये कहते थे, भाई चौधरी साहब, आपका कोई कार्यक्रम इसमें निर्धारित नहीं है, और दूसरी जो मंत्री हैं मेनका गांधी, उनका भी कोई कार्यक्रम नहीं है, आप अपने घर ही रहिए। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस किस्म से इनकी वर्किंग है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और कांग्रेस छोड़ के आए हैं, तो हम अपने तरीके से अगर उस इंसिडेंट को, जो जिसमें इमरजेंसी लगी, और आज हम अपने तरफ से अपनी दलील दे सकते हैं, लेकिन डर इस बात का उनको रहता था कि ये शायद तुम्हारी विचारधारा के अनुसार वहाँ भाषण नहीं करेंगे और फिर हमारे को। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि परिवार वाद की जो इनकी घटना है, मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको किस्सा सुनाता हूँ। राजीव गांधी जी की असैसिनेशन, उनकी मृत्यु के बाद, एक हरियाणा के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी मौत हो गई। तो मैं उसमें गया हुआ था, और सुषमा स्वराज भी गई हुई थी। मेरे को कहने लगी, भाई वीरेंद्र, मुझे एक बात बता दो, ये सोनिया गांधी राजनीति में आएगी या नहीं आएगी? यानी बीजेपी की सोच का एक बहुत बड़ा सवाल था ये। तो मैंने कहा, बहन जी, अभी तो नहीं लगती, लेकिन हो सकता है उनके लोगों में ये बात है कि वो कांग्रेस की बागडोर संभालें। तो उनके शब्द थे ये कि भाई फिर तो एक बार तो फिर कांग्रेस आएगी। तो जिस पार्टी की ये सोच हो और ये उनको आभास हो कि नेहरू परिवार जब भी कांग्रेस की कमान संभालेगा तो देश में कांग्रेस का जो लोगों में लोकप्रियता है वो फिर उतनी हो जाएगी। तो इसलिए कॉन्स्टेंटली ये एक वार है जो इस बात का परिचायक है कि
परिवारवाद की बात करो, लेकिन उसमें मेन मुद्दा यह है कि नेहरू परिवार, गांधी परिवार को कैसे आपको लोगों में ये देना कि ये परिवारवाद की वजह से ही आज इतनी तरक्की नहीं हुई, इतना विकास नहीं हुआ। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कि वो परिवार आज भी उतना महत्वपूर्ण है। मेरा बेटा जो मेंबर पार्लियामेंट है ब्रजेंद्र सिंह, ये एक दिन मुझे अभी बोल रहे थे कोई 2 महीने पहले की, कहने लगे मुझे लगता है कि नेहरू परिवार की जो पकड़ है, राहुल गांधी की यात्रा से मुझे लगा कि वो त्रिवेंद्रम में है तब भी बड़ी भारी संख्या में लोग उसकी यात्रा में शामिल होते हैं, वो उड़ीसा में जाता है तो भी, और इतनी बड़ी मतलब पैन इंडिया कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में पैन इंडिया का सिंबल नेहरू परिवार, गांधी परिवार आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि आज तो बीजेपी ये भी बोलती है कि इनकी तो इतनी शक्ति भी नहीं रही लोकसभा में जो इनका अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन बना सके, इतना नंबर ही नहीं है। लेकिन लोगों में लोकप्रियता, और लोकप्रियता भी कांग्रेस और गांधी परिवार, ये एक लोकप्रियता दोनों की वैसे ही है जैसे ये दोनों एक ही है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल कि आपने बात की राहुल गांधी जी की। बीजेपी अक्सर जब से सत्ता में आई है तो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट ऐसे कर रही है जैसे पप्पू तक भी उनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, और जैसे उनको राजनीति की कुछ समझ नहीं है, सूझबूझ नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ये एक सोची समझी एक राजनीति का हिस्सा, रणनीति का हिस्सा है? हाँ, क्या है? मैंने खुद बीजेपी में रहते हुए कई बार इस बात का आभास हुआ। मैंने कहा कांग्रेस को जब मानते हैं कि दे आर 44 एमपीज पार्टी, तो इतना क्यों? उनका निशाना कांग्रेस क्यों, या उनका निशाना राहुल गांधी क्यों? उनको इस बात का पता है कि पैन इंडिया कैरेक्टर में किसी दूसरी पार्टी को जगह लेनी पड़ेगी तो उसको समय लगेगा। समय का उपयोग तुम करो कि कांग्रेस एक किस्म से कमजोर हो, डिमोलिश हो, और दूसरी पार्टी विपक्ष के तौर पे कोई इतना जल्दी पैदा ना हो, तो तुम्हारी पूरी कंट्रोल होगा पॉलिटिकल सिस्टम पे। तो आपने अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह एमपी का जिक्र किया, तो जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन की तो उन्होंने द प्रिंट को दिए एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मेरे पिता 2014 में बीजेपी में चले गए थे, मैं 2019 में आया, मगर फिर भी हम वहाँ पे आउटसाइडर कंसीडर होते थे। वो तो वो सिर्फ मैं ही नहीं, वो तो कोई भी जिसकी बैकग्राउंड बीजेपी की नहीं है या जिसकी बैकग्राउंड आरएसएस की नहीं है, वो सब आउटसाइडर हैं। लेकिन ये भी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास है कि आपको लीडरशिप स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजनल लेवल पे क्रिएट करते करते सालों लग जाते हैं। इसलिए बेटर ये है, सहूलियत इस बात की है कि बाहर से नेता पकड़ो, उनसे उनको राजनीति में चुनाव लड़ाओ बीजेपी से, और वो एक लीडरशिप क्रिएट करने में जब तक तुम्हारे को समय लगेगा तब तक उनसे आप अपनी पार्टी को मजबूती दे सकते हो। हरियाणा के संदर्भ में ऐसा ही है। मैं आपको 10 लोगों की बात बता सकता हूं जो, और अभी चर्चा का विषय भी है कि 10 जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने छांटे हैं 2024 के इलेक्शन की, उसमें 6 तो बाहर के हैं। खुद रणजीत सिंह जो लगातार 35 साल तक कांग्रेस में रहा, वो आज भी उस विचारधारा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं कि उनका काम करने का ये तरीका भारतीय जनता पार्टी का सही है। लेकिन हरियाणा के संदर्भ में मेरा अपना आकलन ये है कि 10 साल की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी अपने लीडर्स को उस दिशा में पूर्ण तौर पर ले जाने में सक्षम नहीं रही। चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु है, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हैं, और चाहे वो इवन ये क्या नाम, बराला का नाम क्या है, सुभाष बराला है,
और ये तो बाहर के नहीं है, लेकिन हैं तो वहाँ के, लेकिन इनको आज कहते हैं कि जाट वोटर जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? दे शुड हैव क्रिएटेड लीडरशिप। इनको मौका था। क्यों इन लीडर्स को, हम भी चुनाव हारे हैं, लेकिन जब चुनाव हारे, मैं 2000 में चुनाव हार गया एमएलए का, मेरे को बुला के बोलते हैं सोनिया गांधी कि नाउ यू आर इन चार्ज ऑफ यूपी कांग्रेस एज वन ऑफ द जनरल सेक्रेटरीज। तो उसका प्रभाव वोटर पे पड़ता है। ये सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी ने, और सिर्फ मैं जाट नेताओं की बात नहीं करता बीजेपी के, आप शेड्यूल कास्ट में देख लो, मेरे को एक नेता ऐसा बता दो जिसका अपने शेड्यूल कास्ट के अंदर कोई बीजेपी का नेता जिसकी ये पहचान हो कि उसके कहने से कुछ ना कुछ प्रभाव शेड्यूल कास्ट के वोटर पे पड़ सके। यही हाल बैकवर्ड क्लासेस का है, यही हाल दूसरी बिरादरियों का है। इवन मनोहर लाल जी खट्टर चीफ मिनिस्टर रहे 9.5 साल। आज मैं अगर ये कहूं कि चीफ मिनिस्टर होने के बाद जो प्रभाव एक एक्स चीफ मिनिस्टर का होना चाहिए, वो उनकी पार्टी में भी मुझे नजर आता है कि ऐसा नहीं है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के संदर्भ में अपनी पार्टी को सत्ता में रहते हुए भी उतनी मजबूती नहीं दे सकी जो कि वो दे सकती थी। जब हमारी रेसलर्स जो धरने पे बैठी थी सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ, जिसमें एक बीजेपी एमपी के खिलाफ आरोप थे, और हालत यहाँ तक पहुँचे कि उनको अपने अवार्ड्स वापस करने पड़े, आपने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, आपके बेटे ब्रजेंद्र सिंह एमपी ने भी आवाज़ उठाई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उस वक्त आपने ऐसी भी कोई कोशिश की कि बीजेपी की लीडरशिप से बात करके उसका कुछ समाधान करने की कोशिश की गई हो? देखिए, मेरे नड्डा जी से बहुत अच्छे संबंध आज भी हैं। मैं ये कहूँ कि हम एक किस्म से एक मित्रता के नाते हम बहुत सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, और उनसे भी मैंने एक बार नहीं 2-3 बार इस मुद्दे पे चर्चा की। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उनसे मैंने समय भी मांगा, लेकिन उन्होंने मुझे मिलने का समय नहीं दिया। और ब्रजेंद्र सिंह जो मेरे बेटे एमपी हैं, इन्होंने ज़रूर उनसे मिले भी हैं और शायद बात भी रेसलर्स के बारे में की। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हर इशू को कास्ट इशू बना के, जाति विशेष का इशू बना के भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दृष्टिकोण है, ये गलत है। रेसलर रेसलर है, लड़की लड़की है, उसको भी बांटने की कोशिश समाज को। सामाजिक तौर पे हरियाणा में कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे अकाली दल है, और चाहे ये चौटालाज की पार्टी इनेलो है, सामाजिक तौर पे हरियाणा को बांटने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते ये इस लाइन पे। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इन चीज़ों को ये हवा देना, ये राष्ट्रीय दल का जो पार्टी ये कहे कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उसका ये किरदार ठीक नहीं। अब आपने जितनी बातें मेरे से पूछी हैं, शुरुआती बात ये कि आपके मतभेद किन बातों पे थे, ये सिर्फ अकेली एक चीज नहीं, मैंने आपको अनेकों चीजें बताई। आपने कल अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि जब किसान आंदोलन था, जब दिल्ली में बैठे थे, तब आपने कोशिश की थी, आप केंद्रीय नेतृत्व से इस बारे में मिले भी थे, तो क्या उसमें क्या नतीजा निकला जब आपने बात की थी? देखिए, एक स्टेज तक तो ये लगता था कि शायद संवाद है, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। उस वक्त भी किसान आंदोलन के लोग हमसे कुछ रखते थे, मेरे से संपर्क, और उनको भी लगता था कि शायद लंबा तो चले, लेकिन
कुछ ना कुछ निकलेगा। लेकिन जब संवाद बंद हो गया और बंद होने के भी 2-3 महीने बीत गए, तब एसकेएफ संयुक्त किसान मोर्चा, एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा के दो बड़े महत्वपूर्ण नेता, जो 40 का जो ग्रुप था उसमें से 2 लोग मेरे पास आए और वो कहने लगे, भाई चौधरी साहब, आप वैसे तो हमारे समर्थक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में होने के नाते हम आपसे ये कहने आए हैं कि इन्होंने बात खत्म कर दी और हम भी ये चाहते हैं कि लंबा नहीं चलना चाहिए, इनसे कहो कि कोई ना कोई तरीका निकालें, बात करें। मैंने कहा मैं बात करूंगा। मैंने बात की। तोमर साहब उस वक्त कृषि मंत्री थे और उनकी एक टीम थी, उसमें 2 छोटे मंत्री भी उनके साथ एसोसिएटेड थे और एक उनकी जो भी मिनिस्ट्री में बड़े अफसर वो थे। तो उनसे, तोमर जी से और वो 3-4 लोग और भी थे, उनसे बात की मैंने कहा कि आप किसानों की भी ये इच्छा है, मेरे को मिले हैं वो, कि हमारी बात शुरू होनी चाहिए और कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। वो छोड़ना चाहते हैं आंदोलन को क्योंकि बहुत लंबा हो गया। तो उनकी सीधी एक बात थी जो मैंने भी फिर किसान आंदोलनकारियों को बताई। मैंने कहा वो ये कह रहे हैं कि हाँ, बात तो हम कर लेंगे, लेकिन हम बैकडोर से बात करेंगे, हम कोई उसको पब्लिसाइज नहीं करेंगे, और कोई समाधान निकल गया तो फिर हम ये कहेंगे कि हम किसानों से बात करने को तैयार हैं। मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा ये शर्त है उनकी। वो कहने लगे कोई बात नहीं, अगर कोई समाधान निकलता तो हम बैकडोर से भी करने को तैयार हैं। फिर उन्होंने लेकिन कहा कि पहले आप बात कर लो कि कम से कम एक चीज पे तो वो एग्री करें ताकि हमारे को उठने का रास्ता तो मिले, और वो ये कि जो ये क्या नाम है, एमएसपी को ये मानने के, इस पे हम कोई ना कोई कानून बनाएंगे ताकि किसान की फसल को प्रोटेक्शन मिले, उसको डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े। मैंने ये बात अगली मीटिंग में फिर उनसे कहा, तो वो कहने लगे नहीं, एमएसपी पे हम कानून नहीं बनाएंगे। मैं फिर वापस इनसे कहा कि भाई वो तो इनकार करते हैं, तुम कोई यार कम से कम बता दो कुछ। तो कहने लगे अच्छा आप ऐसे करो, उनसे ये कहो कि एक बेंचमार्क की नोटिफिकेशन कर दें कि ये बेंचमार्क है इस फसल के लिए, ये बेंचमार्क है इस फसल के लिए। कानून हमारा ये है कि जिसको, जो 3 कानूनों का एक कानून का ये भी था कि अब किसान को कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मंडी में जाके, ग्रेन मार्केट में जाके अपनी फसल बेचे, बाहर भी बेच सकता है। तो वो कहते हैं कि हम इस बात पे रजामंद हो जाएंगे कि बाहर भी बेच दे, मंडी में भी बेचे, और इस बेंचमार्क से कम कीमत किसान को नहीं मिलनी चाहिए। मैंने कहा ये सुझाव आपका बिल्कुल सही है। मैंने फिर बात की, और जो मैंने कल अपने भाषण में कहा, जब मैंने ये कहा कि ये तो मान लो ये तो उनकी कम से कम मांग है, तो जो लोग वहां बैठे थे उनमें से कुछ लोग एकदम उठ के खड़े हुए कि इसलिए ये कानून थोड़ा है, हम ये चाहते हैं कि कोई कहीं से खरीदे और बेचने वाले की जरूरत होगी तो वो हमारे को देगा, नहीं होगी तो मत दो। मतलब ये कि पैसा कमाने के लिए है ये कोई हमारे ऊपर पाबंदी होगी तो फिर हम पैसा कैसे कमाएंगे। तो इस किस्म का एटीट्यूड था जिसका मुझे भी तकलीफ हुई। और ये भी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि किसान, खेती, फौज, अग्निवीर क्या है, ये जैसे किसान को ट्रीट करते हैं ऐसे ही फौज। और दूसरी चीज ये कि जिस किस्म से ये कह के कि ये गरीब लोग हैं, साधन संपन्न नहीं है, इनको हम राशन दे रहे हैं, ये एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए ये भी एक सोचनीय विषय है कि इसका मतलब ये हुआ कि इतना करते रहो कि ये भूखा तो रहे ना, लेकिन इतना भी ना हो कि इनको ऊपर उठने का मौका मिले। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है।
आपने एक और बात कही कल अपने भाषण में कि किसान और गरीब के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के आंसू होते हैं वो वैसे ही हैं जैसे बॉलीवुड में ग्लिसरीन से आंसू लाए जाते हाँ। हैं। वो इतना इस लेवल पर क्यों कहना पड़ा आपको, क्या ऐसा लगा आपको? ये मैंने बताया ना, ये जो दो चीजें मैंने बताई कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से हमने करोड़ों लोगों को निकाल दिया। ये शब्द है, इसका मतलब ये एक्सट्रीम पॉवर्टी कोई डेफिनेशन नहीं, पॉवर्टी इज पॉवर्टी। तो अगर पॉवर्टी से निकले होते तो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ दिस राशन शुड हैव बीन रिड्यूस्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ये है असली बात। अच्छा, बीजेपी हमेशा कहती रही कि ये जो 3 कानून थे, कृषि कानून या कंट्रोवर्शियल कृषि कानून जो बाद में वापस लिए गए, ये किसानों के फायदे के लिए थे, इससे किसानों की आय बढ़ती। इवन जब वो विड्रा किए गए तो प्रधानमंत्री ने खुद ये जो है राष्ट्र के नाम पे प्रसारण में ये कहा कि हमें इस बात का दुख है कि हम किसानों को इसके लिए कन्विंस नहीं कर पाए। आपने भी वो कानून पढ़े होंगे, आपको क्या लगता है कि वो क्या वाकई किसानों के भले के लिए थे या जो किसानों के एप्रीहेंशंस थी वो सही थी? देखिए जी, एक तो आप ये मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी की सोच का एक बहुत बड़ा अध्याय, एक चैप्टर है जो है लेस इज फ्री, कि दुनिया में मार्केट वो सब के लिए है और उसमें इस तरह की इंटरफेरेंस, वो WTO भी उसमें आके कहीं ना कहीं फंसता है। तो उन कानून को मैं तो किसी हद तक ये नहीं कहूँगा कि उनका कोई फायदा किसान को होगा या हो सकता है। वो सारे का सारा प्रयास यही था कि खेती को ग्रेजुअली बड़े पूंजीपति लोग लें, और ये अभी से नहीं है। आप देखिए, एक तरफ तो हमारे वो कहते हैं 18 एकड़ से ज़्यादा सीलिंग पे ज़मीन होगी तो वो किसान नहीं रख सकता, और दूसरी तरफ अब नहीं, पिछले 50-60 साल से ये भी चल रहा है कि आपको कोई उद्योग लगाना है, उसमें आपको 50 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है उद्योग लगने के लिए, और आप 200 एकड़ लेते हैं सिर्फ ये बोल के कि आगे फर्दर एक्सपेंशन के लिए, तो उस पर कोई सीलिंग नहीं। तो ये जो एक पक्ष था, ये भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से ज़्यादा उभरा, और इसीलिए किसान को, जो आप कहते हैं ना, उनको ये नौबत क्यों आई, किसान को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि इन तीनों कानूनों की वजह से यू मे बी डिप्राइव्ड ऑफ द लैंड, आपकी जमीन ही ना जाती रहे, इसीलिए 13 महीने बैठे वो। ये जो बातें अलग हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, MSP है और है, जिसका रोजगार, जिससे वो कमाता है धरती, उसकी भूमि ना चली जाए, ये सबसे बड़ा उसका मुद्दा था, जिसके लिए उसने प्रण ले लिया था कि जब तक ये खत्म नहीं होंगे कानून, मैं यहां से नहीं हिलूंगा, वरना 13 महीने बहुत लंबा समय होता है। कल आपके भाषण में एक सबसे बड़ी चीज़ आपने ये भी कही कि अगर संविधान को बचाना है, अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, तो ज़रूरत है सभी एक साथ इकट्ठे हो जाएं। तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि डेमोक्रेसी को खतरा है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कोई खतरा है? देखिए साहब, अभी तक जो भी कितनी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो खतरे की तरफ इशारा करती हैं। सबसे पहले तो आप ये चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति में ऐसा प्रावधान किया गया है, और उसकी बड़ी बढ़िया जस्टिफिकेशन दी है कि हमने चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसलिए अलग किया ताकि एक कोर्स रहे, किसी को कानूनी तौर पे कोई न्याय लेना है तो अगर वो खुद ही उस पार्टी है उसको बनाने में। और आप फिर ये कहते हैं कि इसका एक ही समाधान हमने निकाला है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और एक
कैबिनेट मिनिस्टर। इसका मतलब तो ये है कि हर फैसला सरकार का जो होगा वही मान्य होगा। तो ये मैंने एक मिसाल इसलिए दी कि ऐसे अनेकों हैं। ये जो बॉन्ड आए, इलेक्टोरल बॉन्ड, इससे बड़ा नए किस्म का करप्शन का काम कोई मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है कि ये पद्धति और इस प्रकार से लोगों से पैसा जमा कराना और फिर उन्हीं से लेना, और वो लोग जिनकी, मैं तो शेल कंपनी भी बोल सकता हूं तो कोई गलती नहीं, जिस कंपनी में कुछ बिजनेस ही नहीं है उसमें करोड़ों रुपए आ जाते हैं और वो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए जाते हैं और वो फिर तो ये यानी कौन सी ऐसी, मैं आपको 10-12 स्टेट बता सकता हूं जिन राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकारें हों और उनको गिराने के लिए, अब महाराष्ट्र जैसे स्टेट, गोवा में 2 बार हुआ, मणिपुर में 2 बार हुआ, और हद यहां तक है कि जहां एग्जिस्टेंस नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, पंजाब जैसे राज्य में भी कोशिश ये की जाए कि कैसे न कैसे सरकार गिरे, और हिमाचल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और उदाहरण इसलिए है कि कर्नाटका में अगर डिफेक्शन होती है तो जितने डिफेक्टर एमएलए हैं जो सरकार गिराने में और इनके साथ आने में, उनको सबको टिकट दी जाती है। कहाँ यानी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये खतरा है। एंड इट्स नॉट कन्फाइंड ओनली टू डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये देश के लिए भी कि हम किस पद्धति का राज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी देश को समझना पड़ेगा। एक कल कांग्रेस ज्वाइन करते हुए आपने एक बात ये भी कही कि मैं महसूस कर रहा हूं कि राजनीतिक करवट बदल रही है और पलटा मारने को तैयार है। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें आप। वो तो सीधा है। देखो जी, मेरा 50 साल का जीवन का अनुभव ये है कि ऐसी परिस्थिति में जहां ये लगे कि ये राज तो इसका पक्का है, कांग्रेस का भी पक्का बताते थे इंदिरा जी के समय में, जब 71 का मैंडेट मिला 71 का, और अब का जो बीजेपी का मैंडेट है 2019 का, उससे भी उसी दिन ये कहना शुरू हो गया था 2024 तो बिल्कुल डेफिनेट है। पलटा जनता ने मारा कांग्रेस को, यानी 350 सीटों से 367 सीट थी कांग्रेस की, 151 पे छोड़ दिया 77 के जो आंकड़े हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का भी 300 से ऊपर का आंकड़ा है, खुद एनडीए का नहीं, इनका अपना 303 का है। 303 का। अब वो कहाँ, करवट जो है वो राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता नहीं, लोगों में जब इस बात का एहसास होता है, और कोई ये समझे कि इस देश का मतदाता जितना जागरूक नहीं, मैं कहता हूँ जितना जागरूक इस देश का मतदाता कहीं का भी नहीं है। तो आप अपने 50-60 के तजुर्बे से अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेडिक्ट कीजिए, तो आपको क्या लगता है क्या नतीजा आ सकता है इस बार? मेरा अपना सोच ये है कि करवट लेने का मतलब कि करवट कितनी तेजी से ली जाएगी तो रिजल्ट क्या आएगा। करवट तो ली जाएगी, लेकिन वो स्लो डाउन अगर करवट है तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। और तेजी से करवट बदलने का मतलब है कि दे मे नॉट हैव ए क्लियर मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, आई मीन बीजेपी। ओके, आप 2014 से अब तक बीजेपी में थे। इस दौरान 2 बड़े एक एपिसोड्स हरियाणा में हुए जिसमें काफ़ी जान माल का नुकसान भी हुआ। एक आप पहले जिक्र कर चुके हैं, जो 2016 में जो एजिटेशन हुआ उसको लेके था, कोटा वायलेंस था जो, और दूसरी बार अभी मेवात में, नूह में
भी हुआ। तो क्या आपको लगता है कि इसको क्या इसको पहली बात तो क्या अवॉइड किया जा सकता था? दूसरा, इसको कुछ डिफरेंटली भी डील किया जा सकता था, जैसे सरकार ने किया? देखिए जी, जाट आंदोलन तो सीधे तौर पे मैं ये कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्ट्राइक डाउन कर दिया और वो रिजर्वेशन कांग्रेस के समय में चुनाव से कुछ पहले मिली थी, और चिदम्बरम जी इंचार्ज थे उस समय, होम मिनिस्टर थे, और हमारी भी कुछ मुलाकातें हुई और हमने भी ये कहा कि जो कमीशन है इसका बैकवर्ड कमीशन, इससे अगर राय अगर ठीक आंकड़े दे के ली जाए तो कम से कम एक मजबूत केस होगा। अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो आरक्षण खत्म नहीं होगा। लेकिन चिदम्बरम जी का उस समय का था, वही चुनाव का समय है, और कानूनी तौर पे भी उन्होंने ये कहा कि अगर रिपोर्ट गलत या रिपोर्ट ठीक भी नहीं आती इतनी, तो भी हम आरक्षण दे सकते हैं। इस स्थिति में दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हुआ। उसके बाद जब एक एजिटेशन की शक्ल हुई तो प्रधानमंत्री जी से एक बड़ा दल जाटों का मिला, उसमें मैं भी शामिल था और भी हमारे मंत्री जो थे उस समय के वो भी थे, और फिर अमित शाह जी अध्यक्ष थे। फिर वही के वही सारा का सारा डेलीगेशन अमित शाह जी के पास आया और इन्होंने आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, अब हम इसको ठीक तरीके से दोबारा से आरक्षण देंगे, और ऐसा आरक्षण होगा कि वो लीगलिटी में भी उसको कोई ज़्यादा ऐसा नहीं हो सकता कि उसको दोबारा से खारिज कर दें। और सब इस बात से संतुष्ट थे। लेकिन उसके बाद कार्रवाई कुछ नहीं हुई, तो फिर आंदोलन ने जन्म लिया, और आंदोलन का जो जन्म था वो कहीं ना कहीं हर रोज उसका रूप उग्र हो रहा था, जो कि सही तौर पे आंदोलनकारियों ने अपने आप को जांचा नहीं। आंदोलन का मतलब है अपने हकों की लड़ाई हो, लेकिन वो इस हद तक नहीं हो कि कहीं ना कहीं वायलेंस हो, लोगों की जान माल का खतरा हो। और आपको याद होगा हालात यहाँ तक थे कि पुलिस के बड़े अफसर अपनी वर्दियां बदल के सिविल क्लॉथ में हेडक्वार्टर छोड़ के चले गए। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सरकार में एक किस्म से जैसे एक सरकार ही नहीं है, पुलिस ही नहीं है। और फिर आर्मी भी आई। जब आर्मी आई तो उस आर्मी का भी 3 दिन तक कोई ऐसा आदेश सरकार की तौर पे नहीं गया जिससे कि आर्मी उस सिचुएशन को ठीक डील कर सके। और यही कारण था कि फिर वायलेंस हुआ, उसका नुकसान हुआ, और फिर किसानों ने एक कॉल दे दी, जाट आंदोलनकारियों ने एक कॉल दे दी कि हम दिल्ली में 20 तारीख को, वो कौन सा महीना था मुझे याद नहीं, हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे, 20 लाख लोग दिल्ली में घुसेंगे। उस समय मुझे अमित शाह जी का फोन आया। वो कहने लगे, भाई हमने आंदोलनकारियों से बात की है और वो ये मानते हैं कि अगर वीरेंद्र सिंह बीच में बैठेगा तो हम बात करेंगे, वरना हमें आपकी जो सरकार है हरियाणा की, उस पर कोई एतबार नहीं। मैं सिरसा में था। वो कहने लगे अभी पहुंचो। मैं किसी शादी में गया हुआ था। मैंने कहा मैं 10:30-11 बजे रात को पहुंचूंगा, उससे पहले नहीं आ सकता। मैं पहुंच गया। चीफ मिनिस्टर भी मेरे घर पे थे, आंदोलनकारी भी, जाट आंदोलनकारी भी थे, और मैंने उनसे बात की। 4-5 घंटे के बाद तय हुआ, और ये तय हुआ कि अब हम दिल्ली में बड़ी संख्या में नहीं आएंगे, और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बात 18 तारीख की, 19 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 20 को उनकी कॉल थी। फरवरी का महीना था। मैंने अपने जो जाट आंदोलनकारी थे उनसे एक बात कही। मैंने कहा मैं आपसे सिर्फ एक बात, अगर आप सही समझो तो, मैंने कहा महात्मा गांधी से बड़े 100 साल में कोई
नेता नहीं हुए इस दुनिया में, देश की बात नहीं है, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में 4 आंदोलन किए थे। और जब दिखता था कि आंदोलन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, वो आंदोलन को स्थगित कर देते थे, वापस ले लेते थे। मैंने उनको भी कहा कि कौन सी मुसीबत है भाई, अगर सरकार अपने इरादे, अपने जो वचन देती है या जो शर्तें मानती है उन पे पूरा नहीं उतरती तो 6 महीने बाद कर लेना, साल भर बाद कर लेना। लेकिन ये मंशा रखना कि नहीं आर पार, मैंने कहा इससे नुकसान होता है। तो बहुत अच्छी परिस्थिति बनी, दिल्ली में आने का फैसला टला, समझौता हुआ, केसेस वापस होने की भी बात हुई। बहुत से केसेस 2-4-5% केस वापस नहीं हुए, उसकी भी कोई कानूनी अड़चन थी, जैसे सीबीआई वगैरह के केसेस थे। लेकिन हमने एक ऐसी स्थिति से बचाया जिसमें खून खराबा होने का खतरा था। तो एक प्रयास था, और ऐसा ही प्रयास जैसे मैंने बताया किसान आंदोलन में भी हमने किया था। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जब आपने कांग्रेस छोड़ी थी 2014 में, तो आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खासे नाराज थे उस वक्त। आपको ये भी लगता था शायद उन्होंने आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपको जगह मिल रही थी, तो उनकी वजह से वो नहीं मिल पाई। अभी कल जब आप आए हैं तो आपने कहा कि वो मेरे बुआ का लड़का है, तो आज आपके उनके साथ क्या संबंध है, कैसे संबंध है? क्योंकि वो कांग्रेस में आज भी बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। देखिए, बात यह है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और मेरा रिश्तेदारी तो अलग बात है। हम पारिवारिक तौर पे, मैं उनके मामा का लड़का हूँ, वो मेरी बुआ के लड़के हैं, लेकिन हम दोस्त भी रहे हैं और अब भी हैं। यानी डिफरेंसेस होते हुए भी, पॉलिटिकली दूसरी पार्टियों में होते हुए भी हम दोस्त भी हैं। और महीने में 2 महीने में हमारा कभी ना कभी इकट्ठा बैठना भी हो जाता है, और जैसी सामाजिक बातें हैं, इवन पॉलिटिकल बातें भी हम करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें मुझे काफ़ी इस बात की ह्यूमिलेशन थी कि ये सारी बातें, अब मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर क्लोज हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। क्या उनको बार बार बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं। चलो, मेरा आखिरी सवाल है कि आप 2014 में गए और अब 24 में वापस आ गए हैं, तो क्या आपको इसका पछतावा है कि आपने ये फैसला क्यों किया कि मुझे बीजेपी में जाना चाहिए? नहीं, देखिए, बात यह है कि मैंने मान्यताओं को तो निभाया। कभी भी कांग्रेस में ये एहसास नहीं हुआ किसी भी कांग्रेसमैन को कि वीरेंद्र सिंह हमसे अलग होके यानी अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, कांग्रेस की विचारधारा का बड़ा भारी क्रिटिक है, या अपनी, जैसे राजीव गांधी से मेरा जो संबंध था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके साथ जो असैसिनेशन हुए राजीव जी का, तो उनके साथ एक दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर था, मिस्टर गुप्ता, वो भी मारा गया था। उसने 10 दिन पहले मेरे को, मैं राजीव जी से मिलने गया हुआ था, 10 दिन पहले मेरे को बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते, मेरा ये नाम है, मैं इंस्पेक्टर हूँ, और कैथल में मेरी रिश्तेदारी है, वो शोरे वाले से, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। हमारा साहब कभी कभी ये कहता है कि वीरेंद्र सिंह जैसे अगर मेरे को 10 आदमी भी इस देश में मिल जाएं, तो मैं जो मेरी जो सोच है देश की, वो उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो इस तरह के विचार मेरे बारे में रखे हों जिसने, और फिर सोनिया जी ने भी, मैं ये कहूँ कि जो मैं उनको एक जनरल सेक्रेटरी पार्टी का होने के नाते, एक ठीक कांग्रेसमैन होने के नाते देता था, कभी मेरी सलाह से दूसरी सलाह नहीं ली उन्होंने, और हमेशा अपना विश्वास पात्र रखा। तो ऐसी सिचुएशन में छोड़ के जाना वो अलग स्थिति थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कहीं उनके साथ जो एक रिश्ता है उसमें कभी कोई खटास नहीं आई। बट वो जवाब रह गया कि क्या वो गलत फैसला था या ठीक था? मैंने बताया आपको कि गुलाम नबी आज़ाद साहब और हम बड़े पुराने दोस्त हैं, शुरू 50-55 साल से। तो उन्होंने जब, आपको याद हो, जब ये जो चीफ जस्टिस है ना, आप इनसे पहले चीफ जस्टिस की ओथ सेरेमनी थी राष्ट्रपति भवन में,
और तब गुलाम नबी ने मुझे कहा कि वीरेंद्र, कुरान की कसम, सोनिया गांधी ने मुझे ये कहा, हम किसी विषय में बात कर रहे थे, कि वीरेंद्र सिंह को हमने खो दिया किसी न किसी तरीके से। क्यों खोया? उनको इस बात का एहसास था। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।